हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामी नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक और लाइव सेशन को। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा चल रहा है। कल के सेशन की बेटा अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं कल के सेशन को थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो हमने सिलेबस वगैरह सारी चीजें डिस्कस कर ली थी ना। उसके बाद हमने एप्लीकेशन पार्ट को देखा था। इसके बाद हमने मैटर्स को समझा था बेटा, और मैटर्स को समझने के बाद हमने डिस्कस करा था क्या फ्लूइड क्या होता है, और बेसिक चीजें डिस्कस करी थी कि भैया फ्लूइड्स के बीच में जो लेयर्स होती हैं उसमें कैसे रेजिस्टेंस लगता है और किस तरीके से हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप होती है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल हमने एकदम एनिमेटेड टाइप बनाई थी, पूरी वीडियो देख के फिर वेलोसिटी प्रोफाइल हमने क्रिएट करी थी। इसके बाद हमने डिस्कस करा था कि अगर फ्लूइड रुका हुआ होगा तो कोई भी शियर स्ट्रेसेस उस पर नहीं आ रही होंगी। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी। तो हमने क्या करा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा और वर्टिकल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस रख के वो स्टेट को डिफाइन करा था, तो एक पॉइंट बनकर आया था। वहां तक सारी चीजें क्लियर है? वॉइस नहीं आ रही है? रिफ्रेश मारो भाई। ठीक है। कल का पीडीएफ में एरर थी। क्या एरर थी बेटा? मैंने खुद चेक करी, ये सारी चीजें ठीक लग रही थी। वेरी गुड इवनिंग अविनाश। सारे के सारे लोग तैयार हो सेकेंड सेशन कंप्लीट करने के लिए? चेक कर लेंगे बेटा कल के पीडीएफ में क्या एरर थी। ठीक है, चलो। हेलो विवेक, नमस्कार। पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला है। बस एग्जाम को ऐसे ही बोल दो पुष्पा तुम, ठीक है? जिस दिन तुमने एग्जाम को बोल दिया मैं झुकेगा नहीं साला, उस दिन एग्जाम क्रैक हो जाएगा। म्यूट कर रहा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। चलो भाई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ आएंगी। फ्लूइड के बारे में बेटा हमने डिस्कस करा था कि फ्लूइड क्या है। लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड बोलते हैं। अगर हम पानी की बात कर रहे हैं वो फ्लूइड है, ठीक है ना। नदियों की बात कर रहे हैं वहां पर भी पानी है, वो भी फ्लूइड है। हनी की बात करेंगे, शहद की बात करेंगे, वो भी फ्लूइड है। दूध की, मिल्क की बात करेंगे, वो भी फ्लूइड है। तो जितने भी लिक्विड्स हैं और जितनी भी गैसेज हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, कोई भी एयर हो गई नॉर्मल, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे फ्लूइड्स हैं। उन्हीं की स्टडी हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में करनी है कि भैया फ्लूइड फ्लो कैसे होता है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, फ्लूइड फ्लो होगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, ये सारी चीजें हमें आज डिस्कस करनी है। ठीक है, कुछ कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया गया था पीडीएफ में, चलो चेक कर लेंगे क्या दिक्कत पहुंची है कल की पीडीएफ में। ठीक है, चलो रिफ्रेश कर लो। आज का जो बेटा कंटेंट है फटाफट मैं बता देती हूँ। फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, फिर विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद हमारा चलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज का सेशन वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा फ्लूइड प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, पहले आप टॉपिक समझोगे, पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में, उसके बाद कोई सवाल पूछोगे। जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी उसके बाद ही आप सवाल पूछोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, सब कुछ बता देंगे, क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, डीपीपी कहाँ मिलेगी, टेस्ट कब होगा, सब कुछ बता देंगे, टेंशन मत लो। बट अभी अपने दिमाग को एकदम भटकाना नहीं है, एकदम फोकस्ड होके मेरी बातों को सुनो, मजा आ जाएगी, गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी स्टार्ट कर देना चाहिए। बेसिक आपका लेवल बढ़ जाएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज मिलेंगे, डीपीपी आज मिल जाएगी, अब ना पूछना। ठीक है, आज मिलेगा आज मिलेगा आज मिलेगा, बट तभी सॉल्व कर पाओगे जब मुझे पढ़ाने दोगे। ठीक है, नोट्स वगैरह ये सब मैं यूट्यूब पर सिखाती हूँ, नोट्स कैसे बनाने हैं, पढ़ाई कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, ये यहाँ नहीं होगा। ये सब फ्री टाइम में यूट्यूब पर बेटा देख लिया करो। ठीक है, यहाँ सिर्फ पढ़ाई करेंगे। चलो, नोट्स नहीं करना है, नोट नहीं करना है, पूरी क्लास पहले 2 घंटा सुनो, रफ पेज लेके बैठो, जब सेशन खत्म हो जाए तो 30 मिनट और बैठ के नोट्स बनाओ, बट अभी कोई भी नोट नहीं करेगा। हृदय से प्रणाम आपको भी भाई, हृदय से प्रणाम। ठीक है, चलो 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 चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा डिस्कस करते हैं जो है आपकी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, डेंसिटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मास डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना,
बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पहली प्रॉपर्टी है बेटा फ्लूइड की, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ मास, ठीक है, ऊपर मास रहता है और नीचे क्या रखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, मास टू वॉल्यूम, ठीक है ना, मास और वॉल्यूम। मतलब क्या है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, ये आपकी कहलाती है डेंसिटी। बचपन से ही ये तो पढ़ा दिया गया था, 9th 10th 11th 12th हर क्लास में हमने डेंसिटी के बारे में सुना है, ठीक है। हर फ्लूइड की अलग अलग डेंसिटी होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं मास की यूनिट की बात करूं बेटा, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ठीक है। और अगर मैं वॉल्यूम की यूनिट की बात करूं तो क्या होती है, मीटर क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम का मतलब क्या है, तीन भुजाओं का जो तीन साइड्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन, जब तीन साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम मिल जाता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डेंसिटी है, यूनिट जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा। अगर मैं डेंसिटी की यूनिट की बात करूं तो डेंसिटी की यूनिट होगी किलोग्राम, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं यहां पर डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा क्या होता है डेंसिटी का, ध्यान से देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, किलोग्राम को मास कैपिटल M से लिखेंगे और मीटर क्यूब को किससे लिखेंगे, L से, ठीक है ना। अब देखो ये लिखा है किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, तो L क्यूब ऊपर जाएगा तो जो प्लस का 3 है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहां पर बेटा आपको U डायमेंशनल फॉर्मूला कितना मिल जाएगा, ml की पावर -3, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हो गई डेंसिटी की और मास डेंसिटी की। अब जितने भी फ्लूइड्स हैं, चाहे वो आपका ग्लिसरीन हो, चाहे मरकरी हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, हर एक फ्लूइड की अपनी अपनी डेंसिटी होती है, ठीक है ना। हर एक फ्लूइड की बेटा क्या होती है, अपनी अपनी डेंसिटी होती है। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो जनरली कांस्टेंट होती है, मतलब लिक्विड्स की डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तभी हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं किया जा सकता। मान लो अगर 1 केजी को लीटर में भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने मास के टर्म में 1 केजी पानी कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, तो उस पानी का वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो डेंसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। डेंसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। बट अगर आप गैसेस की बात करो तो गैसेस तो कंप्रेसिबल गैस होती हैं। जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, इसमें गैस भर दी, इस तरीके से इसमें गैस भर दी और यहां पर एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है ना। तो ये पिस्टन आप क्या कर सकते हो, नीचे मूव करा सकते हो, गैस के मॉलिक्यूल जो है पास पास आ जाएंगे, पिस्टन थोड़ा नीचे सरक जाएगा और आप देख सकते हो पहले वॉल्यूम V था, अब ये गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए हैं, वॉल्यूम V' हो गया है, V ज्यादा है, V' कम है। तो गैसेस के केस में बेटा आपका डेंसिटी जो है वो चेंज हो सकती है, मगर लिक्विड के केस में डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। डेंसिटी लिक्विड के केस में चेंज नहीं होती है, जनरली कांस्टेंट होती है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक और पॉइंट लिख रहे हैं, फॉर लिक्विड्स। देखो अगर हम लोग फ्लूइड को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों साथ साथ चलेंगी, क्योंकि दोनों ही फ्लूइड हैं और हम दोनों के साथ ही डील करते हैं। गैस की भी पाइपलाइंस बिछाते हैं, ऑयल्स की भी पाइपलाइंस बिछाते हैं, ठीक है ना। तो चाहे गैसेस हो चाहे लिक्विड, हमें दोनों को लेके चलना है। तो मैं लिख सकती हूं कि जो लिक्विड्स होते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऑलमोस्ट बेटा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट अगर मैं यहां पर गैसेस की बात करूं, ध्यान से मेरी बात समझना, फॉर गैसेस के केस में बेटा क्या होगा, डेंसिटी आपकी चेंज होगी। किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, देखो डेंसिटी होती है आपके फंक्शन प्रेशर का और टेम्परेचर का। डेंसिटी किसका फंक्शन होगी, प्रेशर का फंक्शन होगी और टेम्परेचर का फंक्शन होगा, ठीक है। नितेश कुमार ये क्या लिखा हुआ है, डायमेंशनल फॉर्मूला ml की पावर -3,
ठीक है, इंग्लिश में नोट्स बनाओ, हिंदी में समझो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। आज चाहे भले ही इंग्लिश से कितना भी भाग लो, आगे जाके इंग्लिश स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लोग ज़्यादा इंग्लिश में चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं। किसी मॉल में जाते हो इंग्लिश बोलनी पड़ती है, फ्लाइट में जाओगे AEJ बन जाओगे, फ्लाइट से ट्रैवल करोगे, कोई भी एयर हॉस्टेस हिंदी बोलती नजर नहीं आएगी। तो आज से अभी से इसको अपनी अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करो। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बात समझ में, लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, अर्चना ने बिल्कुल सही बात लिखी है। अब बात ये आती है कि मैम प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में गैसेस की डेंसिटी कैसे चेंज होगी। अगर मैंने बोला कि मैम प्रेशर बढ़ा दिया तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। अगर मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। ठीक है ना, ये सवाल आ रहा है मन में, इसको डिस्कस करते हैं। देखो अब गैसेस हैं तो हमने बेटा क्या करा, एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया। ठीक है, एक क्लोज्ड कंटेनर ले लिया और एक काम कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहां पर क्या प्रोवाइड करेंगे, यहां पर बेटा हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या डाल देते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के बेटा क्या डाल देते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, यहां पर हमने क्या करा, गैस के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। अब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स की जो एक्सपेंशन करने की कैपेबिलिटी है, अगर आपको एक्सपेंशन करने की कैपेबिलिटी देखनी है ना तो इस पर्टिकुलर गैस को हमें एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में डाल देना चाहिए। देखो 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 देखो, तुम्हारे लिए काम मैंने आसान कर दिया। अब जो ऑब्जर्वेशन है ना वो आपके लिए इजी हो जाएगी। अब ध्यान से मुझे आप लोग जवाब देना कि अगर हम मान लें कि इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में गैस है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स और ज्यादा रैंडमली मोशन करने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होगा, और ज्यादा रैंडमली मोशन करने लगेंगे। इसको एक एनिमेशन से दिखाती हूं, मेरे पास एक बढ़िया सा एनिमेशन है तो उससे आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हो। ठीक है, देखो बेटा यहां पर अगर आप लिक्विड्स को देखोगे तो लिक्विड्स के बीच में इस तरीके के बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बट अगर आप गैसेस को देखोगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स ऐसे रैंडम मोशन करते रहते हैं। दिख रहा है ना, समझ आ रहा है। लिक्विड्स और गैसेस में क्या है, गैसेस के केस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है भैया, गैस का मॉलिक्यूल है, उसके पास मास है और वो मूव कर रहा है, तो मास गुणा वेलोसिटी मोमेंटम हो गया। तो गैसेस के केस में बेटा हमेशा ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जबकि लिक्विड के केस में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बनते हैं। ये जो रिबन्स दिख रहे हैं ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड दिखा रहे हैं आपको, जिसे हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलो चाहे कोहेसिव फोर्सेस बोलो, बात एक ही है। बट गैसेस के केस में बेटा आप बहुत आसानी से ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर हमने एनर्जी दे दी तो ये जो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन है ये और तेज हो जाएगा, एक एक मॉलिक्यूल और तेजी से भागेगा। अगर और बेटा ये तेजी से भागेगा तो आपको भी पता है, ठीक है ना, आपको भी पता है बेटा यहां पर ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर मूव कर जाएगा कि नीचे मूव कर जाएगा, सोच के बताइए। ऊपर मूव कर जाएगा कि नीचे मूव कर जाएगा। अगर मैं यहां पर हीट दूं, हीट दिया इसका मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया। पानी को गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो ये तो पता चल रहा है कि हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है ना, आग जल रही है सर्दियों में, हाथ ताप रहे हैं तो हीट ले रहे हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये पिस्टन ऊपर भागेगा। अगर पिस्टन ऊपर भागा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। आपको भी पता है कि अगर पिस्टन बेटा ऊपर भागा तो वॉल्यूम धड़ाधड़ बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, सोचो सोचो सोचो। यहां पर डेंसिटी और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, बताओ। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर देखो एक स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एज टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑफ गैस increases डेंसिटी डिक्रीजेस। बहुत आसान, पूरा सब्जेक्ट बहुत आसान है, बस मेरी बातों को ध्यान से समझना है। मैंने क्या लिखा, जैसे ही आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, हिंदी वाले बच्चे लिख लो, जैसे ही हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारी डेंसिटी, गैस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा दूसरा केस देखो। मान लेते हैं कि हमने यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले रखा है, और हमें यहां पर इस तरीके से गैस दिख रही है। ठीक है ना, गैस भरी हुई है बेटा, इसमें भी इस तरीके से बढ़िया तरीके से बना लेते हैं इसको। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इस तरीके से सारे गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे यहां पर दाब बढ़ाना है। दाब का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हम डेंसिटी को देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमने इसको देख लिया। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रही है, तो इनवर्स का ही रिलेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे सुनो मेरी बात। अगर मुझे यहां पर इसका दाब बढ़ाना है तो दाब कैसे बढ़ाया जाता है, पिस्टन को और नीचे आना पड़ेगा। और दाब बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर तभी बढ़ेगा जब ये मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएं। तो आप क्या कर सकते हो, इस पिस्टन को नीचे की डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, इस पिस्टन को नीचे की डायरेक्शन में मूव करा सकते हो। ठीक है, और आपने आइडियल गैस इक्वेशन से पढ़ा भी था कि पीवी बराबर mRT होता है, तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। क्योंकि अभी हम प्रेशर का रेफरेंस ले रहे हैं, हम प्रेशर के टर्म में देख रहे हैं कि कैसे डेंसिटी चेंज हो रही है, तो टेम्परेचर उस समय कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे। प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये पिस्टन नीचे आएगा। अगर पिस्टन नीचे आएगा, देखो बेटा ध्यान से, अगर पिस्टन नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो डेंसिटी क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर घट गया तो आप मुझे बताओ डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी। आप बोलोगे कि अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तब हमको पता चला कि अगर टेम्परेचर की जगह प्रेशर इंक्रीज कर दें, एज प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस, ठीक है ना, एज प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, डेंसिटी भी बढ़ जाती है, डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आज के बाद बेटा ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी घट जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर घटाओगे तो डेंसिटी घट जाएगी। सीसी बनाओ, अगर यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया हो, जल्दी से सीसी बनाओ फटाफट। ठीक है ना, यहां तक सभी लोगों को क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, एकदम ऐसे ही चलेगा जैसा अभी फील हो रहा है, लास्ट क्लास में भी ऐसा ही फील होगा। डायरेक्ट रिलेशन आपको बेटा यहां पर देखने को मिलने वाला है, बेहतरीन, जबरदस्त। अब मेरी बात सुनो मैम, अगर हमको एक तालाब के किनारे आप ले जाओ, ठीक है ना, सपोज कर लो एज अ इंजीनियर, यहां पर कोई एक क्या है, कोई एक तालाब है, कोई एक क्या है बेटा, तालाब है। ठीक है ना, तलब मत समझ लेना है, तलब मत समझ लेना, तालाब लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर हमारे इंजीनियर साहब मिस्टर छंगू खड़े हुए हैं। ठीक है ना, आप लोग को सबको देखो हाय भी बोल रहे हैं, सबको हाय भी बोल रहे हैं। मिस्टर छंगू खड़े हैं और इनको टास्क दिया गया है कि इनको यहां पर जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी चेक करनी है, उसकी डेंसिटी क्या करना है, चेक करनी है। अब कैसे चेक होगी डेंसिटी,
आपको तो टास्क दे दिया गया, डेंसिटी चेक करनी है, बताओ भाई डेंसिटी क्या है। तब छंगू साहब ने क्या करा, मिस्टर छंगू आए और इन्होंने क्या करा, यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड यहां से निकाल लिया। मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब फ्लूइड यहां से इन्होंने निकाल लिया। कितने मीटर क्यूब फ्लूइड निकाला, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बेटा ध्यान से समझो, डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी थी मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। और मिस्टर छंगू जी ने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इस तरह से निकाल लिया। अब इनको क्या चाहिए, अब इनको क्या चाहिए, मास चाहिए। अगर ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मास नाप सके तो वो डेंसिटी बता देंगे, क्योंकि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो डेंसिटी मास के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, डेंसिटी मास के बराबर हो जाएगी। अगर मैं यही कंसेप्ट बार बार रिपीट करूंगी ना, कभी सब्जेक्ट खत्म नहीं करा पाऊंगी। ध्यान से सुनो, पहली बार में समझो, पहली बार में समझो। अगर इधर उधर सब चक्कर मगर करते रहोगे ना तो फिर नहीं समझ पाओगे। बहुत भारी सब्जेक्ट है, पहले बता रही हूं, और बहुत हल्के में पढ़ा देती हूं मैं। ये सीसी का मतलब है बेटा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, हमारा कोड वर्ड है, सब कुछ समझ आता है तो हम सीसी बना देते हैं ताकि बातचीत कम हो और पढ़ाई ज्यादा हो। ठीक है, तो हमको ये समझ आ रहा है, अच्छा साफ साफ दिख रहा है कि मिस्टर छंगू जी ने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल लिया है। अब किसी तरह मास पता चल जाए, अगर मास नहीं भी पता चला, वेट पता चल जाए, जी से डिवाइड करा देंगे। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, जी से डिवाइड करा देंगे, मास तब भी निकाला जा सकता है कि नहीं है। बस मास निकालना है। तो बेटा याद रखो, डेंसिटी को मेजर करने के लिए, डेंसिटी को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक है ना, अगर हमें डेंसिटी को मेजर करना है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया है, मास चाहिए, तो मास को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, वेइंग मशीन है। ठीक है ना, हमारे पास बेटा क्या है, वेइंग मशीन है। दूसरा क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से भी हम लोग वेट निकाल सकते हैं। और तीसरा क्या है, फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस। ठीक है ना, फिजिकल बैलेंस है। ये सारी चीजें पूछता है एसएससी जेई में कि कैसे क्या करें कि हमको यहां पर डेंसिटी निकालना आसान हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो वेइंग मशीन है, जो वेइंग मशीन है वो किस पर वर्क करेगी, वो नॉर्मल रिएक्शन पर वर्क करके आपको वेट बता देगी। नॉर्मल रिएक्शन पर बेटा वर्क करके आपको वेट बता देगी। सभी ने देखा है ना वेइंग मशीन। आजकल के टाइम पे आलू गोभी बैगन लौकी कुछ भी लेने जाते हो, आटा दाल चावल लेने जाते हो, वो अपनी दुकान पर वेइंग मशीन रखे रहता है और उसी पर आपको तौल के देता है। ठीक है ना, आजकल तो डिजिटल पूरी वेइंग मशीन चलने लगी, नंबर्स चलते हैं 1 kg 2 kg 3 kg। तो वेइंग मशीन की हेल्प से भी बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस हो गया। अच्छा देखो, स्प्रिंग बैलेंस भी हमारा क्या देता है, वेट दे देता है। हम वेट निकाल सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। और जो फिजिकल बैलेंस है बेटा, ये भी क्या दे देगा, ये भी हमें वेट दे देगा। इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा एक कांच का डब्बा रहता है और उसमें एक कानून का तराजू ऐसे लगा होता है छोटा सा, इधर भी और इधर भी। दो यहाँ पर क्या करते हैं, सामान रखने के लिए प्लेट टाइप का बना देते हैं और पूरे तराजू को एक कांच के शीशे में बंद कर देते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बैलेंस बोलते हैं। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बैलेंस। गूगल पर सर्च कर लेना फिजिकल बैलेंस तो आपको इमेज दिख जाएगी। ठीक है ना, स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है ये भी आपने देखा होगा। आप कभी किसी कबाड़ी वाले के यहाँ जाओ, कभी किसी कबाड़ी वाले के यहाँ जाओ, ठीक है, और अगर उसको पूरी बोरी या कुछ तौलना होता है तो उसके पास इस तरह की कुछ डिवाइस होती है। यहां पर स्प्रिंग लगी होती है और फिर एक कांटा लगा होता है। ऐसे कांटा फंसाता है, ऐसे उठाता है और यहां पर एक डिस्प्ले लगी होती है, इस पे नंबर आ जाता है। कितने लोगों ने ये देखा है? लैब में देखा, हाँ लैब में रहता है। फिजिकल बैलेंस तो देखा ही देखा है सभी लोगों ने लैब में। वेइंग मशीन तो भैया हर जगह आजकल अवेलेबल है, कुछ भी खरीदने जाओ। और ज्यादातर कबाड़ी वाले, रद्दी वाले, ठीक है, जिनको ऐसा पूरा कुछ तौलना होता है एक साथ, तो छोटी सी मशीन होती है, ऐसे हुक फंसाते हैं, ऊपर उठाते हैं और यहाँ पर जो आपका ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं, हम वेट पहचान लेते हैं। ठीक है ना, तो हर चीज आप फील कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बेटा ये कुछ टर्म्स याद रखना जो आपको बहुत काम
आएंगे आपके एसएससी जेईई एग्जाम के लिए, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, डेंसिटी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फ्लूइड्स हैं जो हम लोग पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करेंगे, जैसे कि मरकरी हो गया, मरकरी का डेंसिटी याद रखना पड़ता है। जैसे कि वाटर हो गया, इसका डेंसिटी याद रखना पड़ता है। जैसे कि मोटर ऑयल हो गया, इसका डेंसिटी याद रखना पड़ता है। फिर उसके बाद ग्लिसरीन, GLY का मतलब क्या है, ग्लिसरीन है, याद रखना, कोई डाउट इंजन में ना पूछ लेना GLY क्या लिखा है। और बेटा कई बार हमसे एयर का भी डेंसिटी पूछ लेता है, तो ध्यान से समझो, मरकरी का जो डेंसिटी होता है, अरे नॉर्मल रिएक्शन पर ही तो वर्क करती है, जितना एक्शन आप वेइंग मशीन पर देते हो उतना रिएक्शन आपको मिल जाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन पर ही तो वेट मशीन वर्क कर रही है। बन जाओ इतना, यही सब मशीन दिला देंगे। हाँ पापा जी हमेशा सही बोलते हैं, ठीक है, तो सुन लो उनकी बात तुम लोग, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं मरकरी की डेंसिटी की बात करूं तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। वैल्यू याद रखना, काम आएगी, डायरेक्ट भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। वाटर की अगर हम बेटा बात करें तो ये होती है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑयल की बात करें बेटा तो 860 और कई बार 800 भी कहीं कहीं पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 860 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। यहां पर मैं रख देती हूं ग्लिसरीन की डेंसिटी। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ग्लिसरीन की डेंसिटी की बात करूं, ये होती है 1260, ठीक है। देखो सारा एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है, इसी कलर से लिखेंगे, 1260 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब अगर मैं बात करूं एयर की डेंसिटी की, तो आप मुझे बताओ एयर की डेंसिटी क्या मैं डायरेक्ट लिख सकती हूं? सोच के बताओ, क्या एयर की डेंसिटी डायरेक्ट लिखी जा सकती है? अच्छा देखो, ये 860 जो लिखा है ना, 800 भी होती है, ऑयल की रेंज होती है, ठीक है ना। तो कई बार 860 भी मिलेगा और 800 भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना कि 860 तो गलत हो गया, 800 सही हो गया, इसलिए बार बार बता रही हूं, ठीक है। अब देखो एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर तो गैस है और गैस की डेंसिटी तो चेंज होती रहती है। इसका मतलब है गैस की डेंसिटी प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो हमको यहां पर अगर डेंसिटी लिखनी है तो एक प्रेशर टेम्परेचर पर हमें डेंसिटी बतानी पड़ेगी। एक प्रेशर टेम्परेचर मतलब हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ये जो एयर की डेंसिटी लिखने जा रहे हैं ये किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पर है। तो यहां पर हम लिखेंगे एयर की डेंसिटी एट STP। अच्छा, STP क्या होता है ये भी बता देते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई मुझे बता सकता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? देखते हैं भैया, कितने यहां कलाकार लोग बैठे हुए हैं। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होगा ना, तो या तो 800 रखा होगा या तो 860 रखा होगा, कोई भी ले लेना, कोई भी ले लेना, ठीक है, एक ही रखा होगा, या तो 800 रखा होगा या तो 860 रखा होगा। बताइए मुझे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना टेम्परेचर प्रेशर को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। 1 एटमॉस्फेरिक, बहुत ही बढ़िया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का बेटा मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक, और प्रेशर कितना हो, और टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर कितना होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 273 केल्विन, बहुत ही बढ़िया, 273 केल्विन। एक और रेंज होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की, एक और रेंज होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है 20 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? 0 डिग्री, या कह सकते हैं 273 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर अगर आप डेंसिटी देखोगे तो 1.22 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपको डेंसिटी मिल जाएगी, आपको बेटा डेंसिटी यहां पर मिल जाएगी,
ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना बेटा, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में दो स्टैंडर्ड फ्लूइड हैं जो हर जगह हैं। अगर आप देखोगे तो दो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, एक तो पानी है और दूसरा हवा है, ठीक है ना। पानी हर जगह है, हवा हर जगह है। शिप चला रहे हो, प्लेन चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, हर जगह पानी और हवा का सामना आपको करना पड़ेगा। तो पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में ये दो फ्लूइड को ज्यादा इज्जत दी जाएगी, इनके बारे में ज्यादा समझा जाएगा। नॉर्मल 293 हो जाएगा ना, 20 डिग्री और जोड़ दो इसमें, 293 केल्विन हो जाएगा। चलो बेटा आगे बात करते हैं। अगर मैं इस डेंसिटी की बात करूं बेटा, तो ये जो डेंसिटी है ये थोड़ी स्पेशल डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि यही वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यही वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। क्यों मैक्सिमम डेंसिटी है? क्योंकि जब हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया, एक्सपेरिमेंट करा, क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा। क्या देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ। क्यों कम हुआ? मॉलिक्यूलर चेंजेस देखने को मिले। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, क्योंकि H2O को बोलते हैं वाटर, मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसके साथ बना रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बन रहा है। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट करा तब ये पाया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको जो वॉल्यूम था वाटर का वो मिनिमम मिला। सबसे कम वॉल्यूम कहां पर देखने को मिला? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दी डेंसिटी ऑफ दी, अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी क्या होगी? सबको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। कितनी? मैक्सिमम कितनी? 1000 से ऊपर जाएगी क्या? नहीं, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब अगर आप बोलो कि मैम अगर टेम्परेचर बढ़ा दें 4 डिग्री से 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री कर दें, तो हमेशा डेंसिटी 1000 से कम ही होगी। और अगर टेम्परेचर घटा दें, 2 डिग्री कर दें, 1 डिग्री कर दें, 0 डिग्री कर दें, तब भी डेंसिटी 1000 से कम ही होगी। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट करके ये बात पता चली कि टेम्परेचर को जब हम चेंज कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड में चेंजेस की वजह से 4 डिग्री पर जो वाटर है वो मिनिमम वॉल्यूम दे रहा है। अगर 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। 20 + 273 सही लिखा है चंदन, बिल्कुल करेक्ट। तो 293 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। 20 + 273 कितना हो जाएगा? 293 केल्विन, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? ये आपका 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, जैसे सी वाटर हो गया, उसमें बहुत सारे आपके हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है ना। अगर आप वाटर को देखोगे, सी वाटर को, तो उसमें एयर भी डिजॉल्व है, कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, सस्पेंडेड मैटर्स भी उसमें मिले होते हैं, तो डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक वेट भी चेंज होता है। बट अभी नॉर्मल वाटर की अगर मैं बात करूं तो उसकी डेंसिटी आपको यही ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करी, तो इसको अभी के लिए लिख लो, आगे जाके हम सारी चीजें प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वैसे तो प्रेशर हमेशा किस में होता है? पास्कल में होता है। प्रेशर हमेशा किस में होता है? पास्कल में होता है। तो अगर आपको इसको पास्कल में चेंज करना है तो फॉर्मूला होगा 101325 पास्कल। आई बात समझ में? 101325 पास्कल। अगर किलो पास्कल में बेटा लिखना है तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 कितना हो जाएगा? किलो पास्कल। कैसे? क्योंकि भैया पास्कल को किलो पास्कल में चेंज करना है तो पूरी दुनिया को पता है कि 1 पास्कल 10⁻³ किलो पास्कल के बराबर हो जाता है। तो अगर ये लॉजिक यहां पर हम लगा दें तो हमको क्या मिलेगा? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 101.325 किलो पास्कल मिल जाएगा।
ठीक है ना, किलो पास्कल यहां पर मिल जाएगा। तो कई बार यूनिट पास्कल में भी देखोगे, कई बार यूनिट किलो पास्कल में भी देखोगे, कई बार यूनिट हेड के टर्म में भी देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला अभी रटो, फिर आगे जाके जब प्रेशर वाला चैप्टर शुरू होगा तो क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.3 मीटर ऑफ वाटर के भी बराबर होता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखो, 760 mm ऑफ Hg के भी बराबर होता है। ये सारी वैल्यूज कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं बेटा, सब कुछ सीखोगे। ठीक है ना, सब कुछ सीखोगे, सब कुछ प्रूफ करोगे, क्योंकि हमारा एक चैप्टर है फ्लूइड स्टैटिक, उसमें प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस भी हैं और प्रेशर भी है, तो वहां पर हम ये सारी चीजें देखेंगे। मगर अभी के लिए याद रखना कि यहां पर जो ये प्रेशर लिखा है, ये लिखा है इन टर्म्स ऑफ हेड, इन टर्म्स ऑफ हेड, ये बेटा हेड के टर्म में लिखा है, तभी तो आंसर देखो मीटर और एमएम में लिखा है। जब भी कभी मीटर में या एमएम में प्रेशर को लिख रहे हैं, इसका मतलब है हेड के टर्म में लिख रहे हैं। मोहित सिंह अभी बोला है, इसको एज इट इज याद रखो, स्टैटिक में समझोगे, स्टैटिक में प्रूफ करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक चीज याद रखना, प्रेशर की एक और यूनिट होती है टॉर। एक तो प्रेशर की यूनिट होगी एटमॉस्फेयर एटीएम, दूसरी यूनिट होगी पास्कल, उसको किलो पास्कल में भी लिख सकते हैं। एक और प्रेशर की यूनिट होती है टॉर। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक टॉर जो होता है वो 760 mm के बराबर होता है। तो कहीं पर भी अगर टॉर लिख देना तो समझ जाना कि जो आंसर जो यूनिट दी है वो mm ऑफ Hg में दी है। ठीक है, आगे जाके सीखेंगे, आगे जाके सीखेंगे, हेड भी सीखेंगे कि हेड क्या होता है, ये भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे। ठीक है ना, हेड का मतलब है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, तो ये प्रेशर है, अगर एच की वैल्यू निकालोगे तो पी बाई रो जी हो जाएगी, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। अब हेड है तो मीटर में लिखेंगे। ठीक है ना, तो अभी ना समझो, अभी ना समझो, जब समझने की बारी आएगी तब दिमाग लगाना। ठीक है, तो 1 टॉर जो है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। इसी के साथ बेटा कई बार आपको बार में भी प्रेशर पूछ लिया जाता है, तो याद रखो कि जो एक बार होता है, मैं ऐसे बताती हूं, देखो कहीं पर भी अगर किलो पास्कल लिखा है, 1 किलो पास्कल किसके बराबर होगा, 10 की पावर -2 बार के बराबर हो जाएगा। 1 किलो पास्कल बेटा 10 की पावर -2 बार के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है, ध्यान से देखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल के बराबर है। अगर इसको हम बार में चेंज करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है ना, 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.0132 बार। ठीक है, तो ये एक आपकी यूनिट निकल के आ गई। अब यहां पर आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हमने पास्कल में चेंज करा, ठीक है ना, तो यहां पर एक चीज यहां पर देखो, यहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.0132 बार के बराबर है। तो बार में और पास्कल में क्या रिलेशन होगा, बार में और पास्कल में देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 की घात 5 का। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो एक बार होता है, ये कह सकते हैं ये जो एक, अरे ये बॉडी हैंग कर गया, अभी सही चलेगा। ये जो बेटा एक बार होता है, इसको क्या हम ऐसे कह सकते हैं 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होगा। एक बार जो है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होगा। जल्दी से मुझे बताओ, टॉर भी एक यूनिट है प्रेशर की, बार, पास्कल, किलो पास्कल, टॉर, एटमॉस्फेयर, मीटर ऑफ Hg, मीटर ऑफ वाटर, mm ऑफ Hg, ये सब प्रेशर की यूनिट्स है। आई बात समझ में? एक बार 10 की घात 5 बोल सकते हैं कि भैया यहां पर अगर हमारे पास 1 पास्कल था, हमने बार में चेंज करा, पास्कल को बार में चेंज करा, तो 10 की घात 5 से इसको डिवाइड करा है, तभी तो देखो ना पास्कल बार किसके बराबर हो गया, 1.0132 बार। तो इससे पता चला कि अगर बार को फिर से पास्कल बनाना है तो 10 की घात 5 से इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसमें जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 10 की घात 5 से तो फिर से पास्कल में पहुंचोगे। इसमें जब आप 10 की घात 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप पास्कल में पहुंचोगे। तो बार और पास्कल का रिलेशन आ गया। ठीक है,
अभी मैं बेसिक यूनिट्स बता रही हूं। याद कुछ भी नहीं करना है, ट्रस्ट मी। फ्लूइड स्टैटिक में ये पूरा चैप्टर है प्रेशर का, जहां पर हम पास्कल्स लॉ भी पढ़ेंगे, प्रेशर भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, मैनोमीटर्स पढ़ेंगे। क्यों ऐसा सोच रहे हो कि इसको याद करना? याद नहीं करना है। अभी तो बस मैंने लिखवा दिया है सारी चीजें एक पेज में, कुछ बताया ही नहीं है। बताया ही नहीं 1 एटमॉस्फेयर से इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 एटमॉस्फेयर से ये वैल्यू मिल जाए। ये कोई आसमानी वैल्यू थोड़ी ना है, हमने निकाली है कैलकुलेट करके। तो वो कैलकुलेशन आप सीखोगे फ्लूइड स्टैटिक में। आई बात समझ में? तो हमने क्या बोला, यहां पर मैंने 1 एटमॉस्फेयर यूज करा था, ठीक है। एक्चुअल में हम यही डिस्कस कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में, ये तो सब क्लियर होगा। फिर मैंने यहां पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया। यहां पर क्या करा, थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया। क्या प्रकाश डाला? 1 एटमॉस्फेयर 101,325 पास्कल के बराबर होता है। बताया आपको कैसे होता है, क्यों होता है, ये सीख जाओगे फ्लूइड स्टैटिक में। फिर मैंने बताया कि पास्कल को किलो पास्कल में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करा दो, ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मैंने बताया कि 1 एटमॉस्फेयर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 10.3 मीटर ऑफ वाटर 760 mm ऑफ Hg। क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, नहीं बताया मैंने, और मैं बोल रही हूं अभी नहीं बताऊंगी, प्रेशर वाले चैप्टर में बताऊंगी और आप खुद सॉल्व करके निकालोगे, ठीक है ना। फिर मैंने बताया कि प्रेशर की एक और नई यूनिट होती है जो आपने कभी जीवन में सुनी नहीं होगी, क्योंकि कभी किसी बढ़िया फैकल्टी से पढ़ा ही नहीं है जो टॉर वॉर की बातें कर दे आपसे, ठीक है। तो मैंने बताया कि प्रेशर की एक और यूनिट होती है टॉर, और एक टॉर जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, ये भी मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया कि बार भी एक यूनिट होती है प्रेशर की, और 1 किलो पास्कल 10⁻² बार के बराबर होता है। तो हमने यहां पर क्या करा, इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करा के बार में चेंज कर लिया। तो यहां पर 100 से डिवाइड कराओगे तो 1.013 बार मिल जाएगा। तब जाके देखा कि बार से वापस से अगर पास्कल में जाना है तो 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। आगे बात समझ में? सबकी बात करेंगे, ठीक है। सारी यूनिट सिस्टम की बात करेंगे, टेंशन मत लो। टॉर सुना है? चलो, कुछ प्रेफर नहीं करना है। मेरे जो नोट्स होंगे ना वही इतने सॉलिड मिलेंगे कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अभी बैठो तो 1 हफ्ता पढ़ाई तो करो मेरे साथ, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब पेट्रोल की डेंसिटी, केरोसिन की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी, ये सब ऐसे तो दुनिया में 1000 फ्लूइड है, सबकी डेंसिटी लिखूंगी क्या? नहीं ना। तो वही डेंसिटी लिखूंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। वरना आप बोलोगे कि मैम मेरे घर में एक मिल्क शेक बना है, उस मिल्क शेक की भी डेंसिटी बता दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा ना। वही बताऊंगी जो एग्जाम में आएगा। चलो आगे चलते हैं। पहली मैंने प्रॉपर्टी आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करी, बेटा देख सकते हो, ठीक है ना, डेंसिटी और मास डेंसिटी। अब बारी है दूसरी प्रॉपर्टी की, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनो। दूसरी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट। और इसे हम लोग एक और नाम से बेटा जानते हैं, याद रखना, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, ठीक है। इसको 2 नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे गामा बना के भी कर सकते हैं और डब्लू बना के भी कर सकते हैं, दोनों बेटा इसी की डेंसिटी है, ठीक है। ह्यूमंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। बोन्स की अलग डेंसिटी होगी, स्किन की अलग डेंसिटी होगी, सबके अपनी अपनी डेंसिटी होने वाली है, ठीक है। हाँ कंप्लीट नोट्स आपको दे देंगे, आप पढ़ते रहना आराम से। क्या बकवास बातें करते हो, पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना जेई बन जाओगे, फिरते रहोगे ऐसे ही 2-3 साल, कुछ ना होने वाला, ठीक है। बहुत सेंसिबिलिटी दिखानी है, ऐसे ही कोई ऐरे गहरे को थोड़ी ना जेई बना देगी सरकार। जेई बनने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा ना, कुछ अपने अंदर एटिकेट्स डेवलप करने पड़ेंगे, सोच विचार बदलना पड़ेगा, जेई वाला करना पड़ेगा, है कि नहीं है। गामा और डब्लू, ठीक है, 2 नोटेशन है स्पेसिफिक वेट के। अब मेरी बात बेटा ध्यान से समझो, नहीं बताएंगे स्टाइलिश, नहीं बताएंगे वेट डेंसिटी क्या होती है, खत्म, ये वाला टॉपिक ही खत्म, स्किप कर देते हैं और दूसरा खत्म, दूसरा डिस्कस करते हैं। चलो तीसरी प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, वो नहीं बताएंगे, खत्म हो गई बात, ठीक है। वो तो मैंने बताया ही नहीं, तभी तो बच्चा पूछ रहा है। चलो स्पेसिफिक वॉल्यूम,
स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। खत्म हो गया टॉपिक ये भी खत्म हो गया। अरे ये भी नहीं बताएंगे। चलो तीसरी यूनिट डिस्कस करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बेसिकली डिस्कस करते हैं, नॉट तीसरी, चौथी हमारी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको एक और नाम से बेटा ध्यान रखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम से ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। इतना बोलने की आदत है, ठीक है हाँ, इतना बोलने की आदत है कि कोई पढ़ाने आ जाए अपना माथा सर पीट के ही जाएगा आपके पास से, है कि नहीं है? अपना माथा और सर वो पीट के ही जाएगा। देखो ध्यान से समझो, वेट डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी हमें समझ आ गई। अगर आप डेंसिटी देखोगे तो डेंसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट है ग्रेविटी से। ग्रेविटी का डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम। बट अगर आप ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में एक और डेंसिटी डिफाइन करना चाहो तो उसे हम बोलते हैं वेट डेंसिटी, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? वेट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनो मेरी बात। वेट डेंसिटी क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है? अब अगर आप डेंसिटी में देखोगे तो हमने क्या लिया था? मास लिया था। यहां पर क्या ले रहे हैं? वेट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपने वेट को कंसीडर करा है, इसका मतलब है आपने कंसीडर करा है मास गुणा ग्रेविटी, और वॉल्यूम को तो हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है? तो यहां पर आपको समझ आ रहा है जो वेट डेंसिटी होती है ये डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के बराबर होती। वेट डेंसिटी किसके बराबर है? डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अब आप देख सकते हो, अगर आप इसको इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी कर दो, यहां से जी हट जाए, तो वेट डेंसिटी और डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा, दोनों समान हो जाएंगी। बट यहां पर क्या है? स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या है? ग्रेविटी के कंसीडरेशन में हम यहां पर बात कर रहे हैं बेसिकली, कि ग्रेविटी को भी अगर हम कंसीडर करें तो एक और डेंसिटी निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं वेट डेंसिटी। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखो बेटा ध्यान से समझो, अगर मैं यहां पर इसकी यूनिट की बात करूं तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब होती है। तो आपको मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है? तो देखो एक चीज लिख रही हूं यहां पर, सबसे पहले मैं आपको यूनिट के बारे में बता देती हूं, ठीक है ना? यूनिट के बारे में बता देती हूं। यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक और यूनिट बना सकते हैं, कैसे? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है कि नहीं? ये जी क्या है? ग्रेविटी। जी क्या है बेटा? जी कुछ भी नहीं है, जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। और इसकी यूनिट कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर रख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू वॉल्यूम रखा हुआ है नीचे, वॉल्यूम मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो 1 मीटर ऊपर है और 3 मीटर नीचे है, तो क्या मैं 1 मीटर से 1 मीटर काट सकती हूं? बिल्कुल। अगर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो यहां बचेगा मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर एक और यूनिट मिलती है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है। जी की यूनिट क्या होगी? देखो लिखी हुई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है? चलो 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 आगे चलो। न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं यहां पर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं, ध्यान से देखो बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो, किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, मगर ऊपर जाएगा, अभी नीचे है ना, डिवाइड में रखा हुआ है,
ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ऐसी सेकंड का टी लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो जो वेट डेंसिटी है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml की पावर -2 t की पावर -2, ml की पावर -2 t की पावर -2। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, देखो ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इट्स एक्सेप्शन केस कि वाटर के केस में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बट अदर फ्लूइड्स में आपको ऐसे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आ गया। अब देखो जरा, यहां पर अगर मैं वाटर की वेट डेंसिटी निकालूं तो यहां पर देखो वाटर की वेट डेंसिटी कितनी होगी, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 है, और वाटर की ग्रेविटी कितनी है 9.81 है। तो यहाँ पर वाटर की जो वेट डेंसिटी होगी ये किसके बराबर हो जाएगी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट आप यहाँ पर सीख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेंसिटी होती है वो प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और वेट डेंसिटी किसका फंक्शन है, डेंसिटी और ग्रेविटी का फंक्शन है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये जो वेट डेंसिटी होगी ये फंक्शन होगी प्रेशर का, टेम्परेचर का और साथ में ग्रेविटी का, क्योंकि वेट डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन है, तो वेट डेंसिटी हो जाएगी प्रेशर टेम्परेचर एंड ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अगर जी चेंज होगा तो क्या वेट डेंसिटी चेंज होगी, बिल्कुल। तो यहां अगर मैं एक बात करूं कि मून पर किसी भी फ्लूइड की वेट डेंसिटी, ठीक है, और अर्थ पर किसी भी फ्लूइड की वेट डेंसिटी सेम होगी कि अलग होगी, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। नितेश कुमार जी जाइए 11th क्लास पढ़ के आइए, 11th क्लास पढ़ के आइए, वहां पर आपको पता चलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंट होगी कि सेम होगी, जल्दी से मुझे बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब लोग सही बोल रहे हैं कि मैं मून पर और अर्थ पर वेट डेंसिटी अलग अलग मिलेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जी जो होता है मून का वो कम होता है, कितना कम होता है 1/6 हो जाता है, जो भी जी हमें अर्थ पर देखने को मिल रहा है, जो भी जी हमें अर्थ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तभी आप अगर कभी भी एस्ट्रोनॉट्स को देखोगे जो मून पर जाते हैं तो उन पे ग्रेविटी कम लगती है, इस वजह से वो ऐसा क्या लगता है कि जैसे वो फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्रेविटी उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है, जबकि अर्थ पर हम क्या है, सरफेस के साथ एकदम चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, जी ऑफ मून बराबर 1/6 जी ऑफ अर्थ। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे कि यहां पर एक यूनिट आई न्यूटन। ठीक है, तो याद रखना कि एक न्यूटन जो होता है, एसएससी जेईई में ये सवाल पूछा गया है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो याद रखना एक न्यूटन 10 की घात कितने डाइन के बराबर होता है, एक न्यूटन बेटा 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है, एक न्यूटन 10 की घात 5 के बराबर होता है। हवा में उड़ते हैं, हाँ थोड़ा जमीन पर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब जो सरफेस होती है मून की उस पर भी जाते हैं, बट हाँ उन पर ग्रेविटी बहुत ही कम लगती है, 1/6 हो जाती है एज कंपेयर टू अर्थ। तो ये स्पेसिफिक वेट समझ आ गया। इसी के साथ एक और टर्म पिक्चर में बेटा आता है जो कि हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखो। पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर हम विस्कोसिटी भी एक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम को डाल के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, अब देखो मैंने आपको गुस्सा करके डरा भी दिया था और उस समय पर समय भी सेव कर लिया था। फायदा देखा, मैंने गुस्सा करके तुम लोग को डरा भी दिया और उस समय का समय भी सेव कर लिया, पहले से ही सारी हेडिंग मैंने डाल दी थी, है कि नहीं? डाइन भी एक न्यूटन की यूनिट होती है। ठीक है, जैसे न्यूटन फोर्स की यूनिट है, सॉरी डाइन भी आपकी फोर्स की एक यूनिट है, जैसे न्यूटन यूनिट है इसी तरीके से डाइन भी आपकी यूनिट होती है।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को बेटा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेंसिटी का उल्टा होता है, इसको लिखते हैं वॉल्यूम बटे मास, वॉल्यूम बटे मास। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको 1/रो भी लिख सकते हैं, मतलब 1/ डेंसिटी भी लिख सकते हैं। इसकी अगर आप यूनिट देखोगे बेटा तो डेंसिटी की यूनिट थी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या थी, मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। ठीक है, मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, L³ m⁻⁻1, L³ m⁻⁻1। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा ये CGS यस चालाक ब्रो है चलो 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 अभी देखते हैं। अच्छा देखो, अगर आपको CGS MKS ये सारी यूनिट समझनी है तो वैसे तो ये 9th क्लास का ही टॉपिक रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लो तो समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बता देते हैं, ये जो यूनिट है बेटा ये आपकी SI यूनिट है। ठीक है, लिख रहे हैं, ये जो यूनिट है दिस इज दी SI यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, ये कौन सी यूनिट है जल्दी से मुझे बताओ, ये कौन सी यूनिट होगी, ये आपकी हो जाएगी MKS यूनिट, MKS यूनिट। ठीक है, MKS यूनिट। इसी के साथ अगर मैं यहां पर बात करूं, एक और यूनिट लिख दूं, मान लेते हैं कि किलोग्राम की जगह ग्राम दिया हुआ है और मीटर की जगह दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर इसकी यूनिट दी है तो याद रखना बेटा इसे बोलते हैं CGS सिस्टम और CGS यूनिट। ठीक है, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th 12th में तो इसके फुल फॉर्म बहुत सारी चीजें, पूरा यूनिट सिस्टम चैप्टर ही है। ठीक है ना, तो आप बस इतना याद रखो, जब भी न्यूटन पास्कल में बात हो रही है तो फिर वो SI यूनिट होगी, किलोग्राम मीटर में बात हो रही है तो वो आपकी MKS यूनिट हो जाएगी, और जब भी कभी ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से बात करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, CGS यूनिट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और जानना है तो बेटा 11th 12th का चैप्टर आप जाके यूनिट सिस्टम यूट्यूब पे सर्च करना, किसी ना किसी ने जरूर पढ़ाया होगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को बेटा S से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये क्या होती है, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी बटे डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ST फ्लूइड का मतलब क्या है, याद रखना, ये ना भूल जाना कि क्या लिख दिया है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनो, it is a ratio of density of fluid to density of standard fluid। ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है फ्लूइड की डेंसिटी, जो भी फ्लूइड आपके पास है वो, एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से समझो, अगर डेंसिटी बाय डेंसिटी लिखा हुआ है तो क्या इसकी कुछ यूनिट होगी, बताओ मुझे, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ, स्पेसिफिक डेंसिटी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दी से मुझे बताइए। देखो न्यूटन को डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं लिखते हैं, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हमारी होती है ना, किलोग्राम, मास, मोल, एम्पियर, कैंडेला। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम SI बेसिकली हम कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स का एक सिस्टम पढ़ते हैं, और जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट होंगे वो सब उसी में होंगे। तो जब भी कभी आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे तो हमेशा मास का कैपिटल M होगा, ठीक है, टाइम का कैपिटल T होगा, जितनी भी डायमेंशंस होंगी, जैसे एरिया है तो A नहीं लिख सकते, L² लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम है तो V नहीं लिख सकते, L³, क्योंकि जितनी भी डायमेंशंस हैं मेजरमेंट वाली उस सबको L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पूरा फंडामेंटल सिस्टम बना के डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड और फ्लूइड में क्या फर्क है बिल्कुल अभी बताएंगे नितेश, टेंशन ना लीजिए, बहुत आगे चल रहे हैं आप।
ठीक है, ये यूनिटलेस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस फ्लूइड प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये क्या है? यूनिटलेस फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, यूनिटलेस फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है, यूनिटलेस फ्लूइड प्रॉपर्टी। आगे मेरी बात सुनो ध्यान से। स्टैंडर्ड फ्लूइड की अगर हम बात करें तो अगर बेटा आप लिक्विड्स कंसीडर करोगे, ध्यान से देखो यहां पर फॉर लिक्विड्स, ठीक है, अगर हम यहां पर लिक्विड्स की बेटा बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो हमारा वाटर होगा। जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा बेटा वो क्या होगा? वाटर होगा। और वो कितना होता है? उसकी डेंसिटी कितनी होती है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अगर बेटा यहां पर आपसे कोई गैसेस की बात करता है, कोई गैसेस की बात करता है, ध्यान से समझो मेरी बात, अगर कोई बच्चा आपसे गैसेस की बात करता है तो गैसेस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो आपका हो जाएगा एयर। ठीक है, और एयर की डेंसिटी क्या होती है? 1.22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आ गई बात समझ में? तो लिक्विड्स के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर लेते हैं और गैसेस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेते हैं? एयर को कंसीडर करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो एयर है और जो वाटर है ये दोनों ही स्टैंडर्ड फ्लूइड्स हैं और हर जगह हमको यही दो फ्लूइड्स देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात थोड़ा और समझने की कोशिश करो। स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, डेंसिटी से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी चीज फ्लोट करेगी और कौन सी चीज जाके नीचे तल पर बैठ जाएगी। जैसे कि मान लो इस बॉटल में क्या है? पानी है। अगर मैं इसमें तेल भी भर दूं, अगर मैं इसमें तेल भी भर दूं तो आप मुझे बता सकते हो तेल ऊपर तैरेगा या नीचे जाके बॉटल की सरफेस पर बैठ जाएगा? सोच के बताओ। अगर मैं इसमें तेल भर दूं तो आप मुझे बताओ जो तेल होगा वो ऊपर तैरेगा या नीचे जाके तल पर बैठ जाएगा? नीचे जाके तल पर बैठ जाएगा। बताओ, बता सकते हो? हाँ, ऊपर तैरेगा। इससे पता चलता है तेल की जो प्रवृत्ति है वो हल्की है, क्योंकि तेल की डेंसिटी क्या है? कम है। तेल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर तैरेगा। पानी की प्रवृत्ति क्या है? थोड़ी भारी है, क्योंकि पानी की डेंसिटी भारी है, ज्यादा है डेंसिटी। तेल की डेंसिटी कितनी थी? 860 थी। पानी की डेंसिटी कितनी थी? 1000 थी। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे तल पर बैठेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर तैरने वाला है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताती है क्या? बताती हूं, ये आपको कंपैरिजन देती है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूं, ध्यान से समझो मेरी बात। स्पेसिफिक ग्रेविटी का बेटा फायदा देखो, बहुत जबरदस्त फायदा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहां पर मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, दोनों को डिवाइड कर दो। तो फ्लूइड की डेंसिटी बेटा क्या है? मरकरी है ना फ्लूइड, तो डेंसिटी हो गई 13600। और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? 1000 है। कितना आ जाएगा? 13.6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर वाटर की डेंसिटी निकालूं तो अब फ्लूइड वाटर है तो फ्लूइड की डेंसिटी भी 1000 हो गई और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी भी 1000 हो गई। तो दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर ऑयल की डेंसिटी निकालूं, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालूं तो ऑयल की डेंसिटी है 860 और स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना है? 1000 है। तो यहां पर बेटा आ जाएगा 0.86 आ जाएगा। ठीक है ना? तो एक चीज बेटा हमको यहां पर समझ आ रही है, ये वैल्यूज देख के आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि ये वैल्यू देख के पता चल रहा है कि मरकरी वाटर से क्या होगी? भारी होगी, हैवियर होगी। मरकरी वाटर से हैवियर होगी, बट ऑयल वाटर से क्या होगा? लेस होगा। तो एक चीज हम यहां पर निकाल सकते हैं, वो सारे फ्लूइड, देखो ध्यान से समझो, वाटर रेफरेंस है, वो सारे फ्लूइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगी, आप मुझे बताओ हैवियर देन वाटर होंगे या लाइटर देन वाटर होंगे? बताओ मुझे, जल्दी से मुझे बताओ। वो सारे फ्लूइड जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है वो पानी से हल्के हैं या पानी से भारी हैं? लाइटर देन वाटर है या हैवियर देन वाटर है?
हाँ, इसीलिए सीमेंट क्या होगी, नीचे सिंक करके नीचे तल पर बैठ जाती है। अरे कोई ईंटा फेंक दो, कोई मेटल का टुकड़ा फेंक दो, कभी तैरता नहीं है, नीचे चला जाता है। लाइटर देन वाटर, बहुत ही बढ़िया। तो हमें पता चला वो सारे फ्लूइड जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगी वो क्या होंगे, लाइटर देन वाटर होंगे, लाइटर देन वाटर होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं यहां पर ऑयल का एग्जाम्पल, ठीक है ना, ऑयल की डेंसिटी क्या थी, कम थी। अब इसी तरीके से देखो, अगर मैं यहां पर मान लूं कोई एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, हैवियर देन वाटर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हैवियर देन वाटर। हम क्या लिखेंगे बेटा, हैवियर देन वाटर। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे, जैसे कि मरकरी हो गई, जैसे कि ग्लिसरीन हो गई। स्पेलिंग चेक करके बताओ ग्लिसरीन की क्या है, तो मैं पूरा लिख दूं, मैं ही चेक कर लेती हूँ भाई, इंग्लिश मेरी भी कमजोर है मगर टेक्निकल बहुत सॉलिड है, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं भैया, EI का कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। GLICERINE, चलो भैया बाकी सब तो ठीक था, RINE, ठीक है। ग्लिसरीन हो गई, क्योंकि ग्लिसरीन का हमने डेंसिटी पढ़ी थी 1260 थी, ठीक है ना, 1260 थी, हाँ 1260 थी। मरकरी का 13600 था। तो ये सब वाटर से क्या होंगे, भारी होंगे। तो जो भी चीज जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे तल पर बैठेगी, और वो सारी चीजें जिसकी डेंसिटी कम है वो सतह पर तैरेंगी। वो सतह पर क्या होगा बेटा, तैरने वाली हैं, वो सतह पर क्या होगा बेटा, तैरने वाली हैं। अब देखो एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो हमको अच्छे से समझ आ गई हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटीज वगैरह हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन बता रही हूं, ठीक है, बहुत ही तगड़ा कैलकुलेशन। अगर हमारे पास मान लो मरकरी की डेंसिटी दी हुई थी 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो आप मुझे बता सकते हो ग्राम प्रति मीटर क्यूब में डेंसिटी कितनी होगी। अगर मुझे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो, आपका टास्क है, आपको ही मुझे बताना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को ग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज करना है। बताओ वैल्यू कितनी आएगी, बताओ वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे कि मैम 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 1 किलोग्राम में टोटल 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है भैया, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब में मिल जाएगी। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर मुझे यहां पर इस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं किलोग्राम प्रति लीटर में निकालना, अब मुझे बताइए किलोग्राम प्रति लीटर में निकालना, मीटर क्यूब को मुझे लीटर में चेंज करना। अब मुझे कोई बता सकता है, आंसर करो, आंसर करो बेटा, आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो फटाफट, आंसर करो बेटा। अगर मुझे इसे किलोग्राम प्रति लीटर में निकालना है तो लीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10 की पावर कितना, -3, 10 की पावर कितना, -3। तो एक चीज देखो बेटा, यहां पर मैं डब्बा बना के लिख रही हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर कभी भी मरकरी की डेंसिटी दे दे 13.6 ग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर आपको दे दे मरकरी की डेंसिटी 13.6 किलोग्राम प्रति लीटर, ठीक है ना, किलोग्राम प्रति लीटर, तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे यहां पर, या थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, 1 सेकेंड रुकना जरा, यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको दूसरे हिसाब से आपको बताना चाहिए, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पर
देखो आप लीटर को आसानी से चेंज कर पा रहे हो, ठीक है, मीटर क्यूब में, इसी के साथ आप बाकी यूनिट्स को भी चेंज कर पा रहे हो, तो 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 13.6 ग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो क्या आएगा भाई, एक सेकंड रुकना जरा। चलो, अगर मैं डेंसिटी लिख दूं मरकरी की 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान से सुनो, इसको आप किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो? बताओ मुझे। देखो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 13.6 तो ऐसे ही रहेगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो कितना मिलेगा, 10 की घात -3 मिलेगा ना, 10 की घात -3। और सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, 10 की घात -2 का होल क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर के बराबर होता है। तो यहां पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 13.6 -3 -6 ऊपर जाएगा +6, तो 1000 आपको मिल जाएगा। फिर से आपको 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब यहां पर यूनिट देखने को मिल जाएगी। अब मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से समझना, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जब भी कभी आपको किसी भी की भी डेंसिटी किस में दे दे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे दे, और आपसे पूछे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, तो आप यहां पर इस फॉर्मूला में जाओगे, आप यहां पर इस फॉर्मूला में जाओगे, डेंसिटी जो स्टैंडर्ड फ्लूइड की रखोगे वो तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में ही रखोगे 1000, और यहां पर फ्लूइड की डेंसिटी भी आपको किस में रखनी पड़ेगी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो आप क्या करने लगोगे, आप क्या करने लगोगे, यही करने लगोगे जो हम लोगों ने करा है, यही करने लगोगे बेटा जो हम लोगों ने करा है। बट करने के बाद आपको ये बात फील हो रही होगी कि भैया जब भी कभी यूनिट डेंसिटी की ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दी होगी तो इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू रखी होगी वो किसके बराबर है, इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू रखी है वो किसके बराबर है, देखो ना, देखो इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू रखी है वो किसके बराबर है। क्या हम कह सकते हैं वो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है? क्या हम ये बात कह सकते हैं? सेम होगा मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इससे पता चल रहा है कि जब भी कभी किसी की भी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी होगी तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मूला से स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओगे तो पहले इसको आप किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में चेंज करोगे, उसके बाद 1000 से डिवाइड कराओगे और मिलेगा वही जो यहां पर कांस्टेंट रखा हुआ है। तो अक्लमंदी क्या होगी, अक्लमंदी क्या होगी कि जब भी कभी डेंसिटी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दी होगी, हमसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा, तो ये जो साथ में बेटा कांस्टेंट वैल्यू रखी है यही डायरेक्टली क्या हो जाएगी, यही डायरेक्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। कुछ भी चेंज नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, यही वैल्यू डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। फिर से समझा रही हूं, अगर कोई भी दो वैल्यू आप डिवाइड कर रहे हो तो दोनों वैल्यू की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब है फॉर्मूला में जब भी यूनिट पुट करते हैं समान यूनिट पुट करते हैं, सेम यूनिट पुट करते हैं। तो हमने यहां पर बोला कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर यूनिट दे देगा तो यूनिट कन्वर्जन करने मत बैठ जाना, क्योंकि हमने यूनिट कन्वर्जन करके देखा, हमें फिर से वही वैल्यू मिली, उसको हमने 1000 से डिवाइड करा के स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू उतनी ही आई जितनी यहां पर कांस्टेंट वैल्यू दी थी। किसी भी चीज, कोई भी हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, किसी का भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी जरूरी नहीं है, कोई दूसरा फ्लूइड ले लो तब भी चलेगा, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 13.6 डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। अब बताओ कोई कंफ्यूजन, जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। आगे चले, देखो ये तो एक यूनिट हो गई, इसका कैलकुलेशन हटा रही हूं, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, एक और डब्बा बनाते हैं। सपोज कर लो आपको यहां पर
अब आप बताना, यहां पर आपको वाटर की डेंसिटी दी है 1 किलोग्राम, ठीक है, प्रति लीटर, 1 किलोग्राम प्रति लीटर, ठीक है। और मैं आपसे जानना चाहती हूं यहां पर H2O की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ कितनी होगी। मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से समझो, जिनको पहला वाला समझ नहीं आया उनको दूसरा वाला जरूर समझ आ जाएगा, ठीक है। वाटर की डेंसिटी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, सॉल्व करोगे 1000 मिलेगा और फिर से आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ही मिल जाएगी। अब देखो ये आपने बता दिया कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर दिया है तो एक क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर की, एक ही आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटा यहां पर 1 किलोग्राम, अब अगर हमको ये निकालना है, इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी तो 1000 है, मगर इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो हमें अपने फ्लूइड की डेंसिटी को चेंज करना पड़ेगा। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10 की घात -3, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहां पर जैसे 1000 रखोगे देखो 1 मिल रहा है, और यहां पर भी देखो डायरेक्ट 1 रखा हुआ है। इससे क्या पता चलता है बेटा, इससे क्या पता चलता है कि जब भी कभी किसी भी डेंसिटी की यूनिट, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी की यूनिट, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम प्रति लीटर होगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा, तो यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी, वो डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, एक और केस बताते हैं, एक और केस बताते हैं, एक और केस। इससे यूनिट कन्वर्जन भी आप सीख रहे हो लगातार, ठीक है। सपोज कर लो हमें यहां पर, अब ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करो। मरकरी की जो डेंसिटी है इस बार इसने दे दी 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर। कितना दे दिया बेटा, ग्राम पर मिलीलीटर। और आपसे बेटा यहां पूछ रहा है मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी तो आप फॉर्मूला लगाओगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और स्टैंडर्ड फ्लूइड 1000 है, मगर इसकी यूनिट किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो इसकी यूनिट चेंज करते हैं। तो देखो बेटा 13.6, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है, 10 की घात -3। ध्यान से देखो, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -3, और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे 10 की घात -3। ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा 13,600, और 1000 से डिवाइड कराएंगे तो देखो 13.6 ही यहां पर देखने को मिल रहा है। आया समझ में। तो एक और चीज पता चली कि जब भी कभी किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी की यूनिट चाहे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हो, चाहे किलोग्राम पर लीटर में दी हो, चाहे ग्राम पर मिलीलीटर में दी हो, कभी भी डेंसिटी की यूनिट चेंज करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने मत बैठ जाना। जो कांस्टेंट वैल्यू रखी होगी वही डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगी, वही डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगी। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ। समझने वाले तो बहुत सारे हैं, जो ना समझ है वो पिक्चर में आए। क्लियर हो गया? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। गैसेस में भी यही होगा, सारे फ्लूइड्स में यही होगा, क्योंकि यहां पर हम इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस एंड लिक्विड खेल रहे हैं, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस एंड लिक्विड खेल रहे हैं। एक लास्ट और लिख लो, डेंसिटी ऑफ H2O, या अब की बार ऑयल ले लेते हैं, चलो। डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है ये बेटा आपको दिया हुआ है 0.86 किलोग्राम प्रति लीटर। आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ, बता सकते हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी बता सकते हो इसकी? बहुत ही बढ़िया। नहीं आया वाले जो हैं वो ये बताएं कि क्या नहीं समझ आया, ना। क्रिस्टल क्लियर, जस्ट लाइक मिरर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अब इसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो आपको तो फॉर्मूला यही पता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, इसको चेंज करेंगे
तो 0.86 किलोग्राम, और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 860 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। फिर 1000 से डिवाइड दोगे 0.86 स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जब भी कभी ऐसी यूनिट दी हो तो सॉल्व मत करना जो कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है ना, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। यही आपकी बेटा क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। ये इतना तामझाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बेटा आपसे पूछ रही हूं मैं, अब तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 100% सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर वे में समझ आई हैं? ठीक है, बताओ 100% सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ आई हैं? चलो जवाब दो बेटा। पोल में पार्टिसिपेट करो फटाफट। ए का मतलब है 100% समझ आई है, बी का मतलब है एवरेज समझ आया, सी का मतलब कुछ नहीं समझ आया, डी का मतलब है जाओ भाग जाओ, कोई भी क्लासेस मत करो, क्लासेस पढ़ाओ मत। ठीक है, पोल नहीं, जिनका पोल नहीं आया है वो ऐसे लिख दे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लाइव बेइज्जती करवाती हूँ मैं अपनी, देख लो, पोल लगवा लगवा के बेइज्जती करवा रही हूँ। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो मेरी पसंद तो हमेशा ए रहती है। अब देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने ए चूज करा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ तो सब ए चल रहा है, इसमें हो सकता है तुम लोग थोड़ी बदतमीजी करो बेइज्जती करने के लिए, हैं? ठीक है, फिर भी जानना जरूरी है आप लोगों के एंड से। ठीक है, 78%, वेरी नाइस। और बाकी सब बी में है, डी में, मतलब ये कोई नहीं कह रहा है कि जाओ मैम भाग जाओ, हैं ना पढ़ाओ। चलो बहुत ही बढ़िया। और इसमें से ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिना कुछ सोचे डायरेक्ट ए पर क्लिक कर दिए हैं। पोल नहीं आ रहा है बेटा, हो सकता है कुछ के पास पोल ना जा रहा हो, चेक कर लो। ठीक है, पोल नहीं आ रहा। चलो एक्सप्लेन इन इंग्लिश। अरे भैया ये इंग्लिश हिंदी के जाल में मुझे मत फंसाइए आप लोग। ठीक है, इंग्लिश में लिख रही हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे संतुष्ट हैं, ठेठ हिंदी में पढ़ा रही हूँ, हिंदी वाले बच्चे संतुष्ट हैं। इसको ऐसे ही प्यार भरी क्लास पूरा महीना रखो, मुझे भी मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में जबरदस्त मजा आएगा। ठीक है, अब बात ये आती है मैम मास डेंसिटी मेजर करनी होगी, तो आपने बताया फिजिकल बैलेंस है, वेइंग मशीन है, ठीक है ना, इसी के साथ स्प्रिंग बैलेंस है, और वेट निकाल पा रहे हैं तो वेट डेंसिटी भी उसी इंस्ट्रूमेंट से हम निकाल सकते हैं। इसी के साथ स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का ही इनवर्स है, तो अगर हमें डेंसिटी मिल गई तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी मिल जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, मॉर्निंग में भी नहीं आया था। ठीक है ठीक है, चलो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला, वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से निकल आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का उल्टा था, तो डेंसिटी पता है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकल आएगा। अब आपसे एसएससी जेई के क्वेश्चन में पूछा गया, आरआरबी जेई में भी सवाल पूछा गया, यूपीपीएससी एई में भी सवाल पूछा गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्या पूछा गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोमीटर बोलते हैं इसे। ठीक है, हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये किस पर बेस्ड है, कई बार सिद्धांत भी पूछ लेता है कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर बेस्ड है, तो हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोमीटर बॉयंसी के सिद्धांत पर बेस्ड है, और बॉयंसी हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज बेस्ड ऑन बॉयंसी कंसेप्ट, बॉयंसी कंसेप्ट। ठीक है, बॉयंसी के कंसेप्ट पर बेटा ये बेस्ड है। जब हम बॉयंसी पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि बॉयंसी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आ गई बात समझ में। हाँ, सॉलिड्स में अगर आप देखोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, और
यहां पर इसको मेजर कैसे करेंगे? हाइड्रोमीटर की हेल्प से। लिक्विड्स में भी अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिक्विड्स में भी, गैसेस में भी, सब में निकाल सकते हो, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट पिक्चर में आ रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी, और यहीं से न्यूटन का सिद्धांत पढ़ लेंगे, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या है बेटा? विस्कोसिटी भी फ्लूइड की ही क्या है? एक प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड की ही बेटा क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 15 अप्रैल को आखिरी क्लास होगी अगर आप लोगों ने चाहा तो, ठीक है। चलो 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 चलो, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। विस्कोसिटी क्या है? इट इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टी। ये फ्लूइड की ही क्या है? एक प्रॉपर्टी है। कब पिक्चर में आती है? देखो, अगर हम किसी सॉलिड बॉडी की बात करें, कोई सॉलिड बॉडी मान लो किसी सरफेस पर रखी है और आपने इस पर फोर्स लगाया F, तो होता क्या है? एक कंसेप्ट पिक्चर में आता है, ठीक है। एक कंसेप्ट पिक्चर में आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पिक्चर में बेटा तभी आता है जब बॉडी क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। जब बॉडी क्या होगी? सरफेस से क्या करेगी? मोशन करेगी। तो दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसे ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब क्या है? अगर ये बॉडी आगे बढ़ रही है, अब देखो बॉडी को हम अलग बनाएंगे, सरफेस को हम अलग बनाएंगे। अगर ये बॉडी आगे बढ़ रही है तो ये सरफेस इसको क्या करेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगी। और न्यूटन का तीसरा सिद्धांत क्या बोलता है? न्यूटन का तीसरा सिद्धांत बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप किसी को, कानपुर की भाषा में बोले, अगर आप किसी को एक कंटाप मारते हो तो आपके हाथ में भी ऑपोजिट रिएक्शन आता है। अगर आप दीवार में घूंसा मारते हो तो दीवार पर भी लगती है, आपके हाथ पर भी लगती है। इसका मतलब है हर एक एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। और असल जिंदगी में भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। आप जो भी अपने जीवन में करोगे उसी का ही रिएक्शन आपका फ्यूचर होगा, ठीक है ना। तो जो आपके फैसले आज होंगे, ये फैसले का जो रिएक्शन है वो आपको आने वाले टाइम में अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। तो एक्शन अच्छा है तो रिएक्शन अच्छा है। न्यूटन का तीसरा लॉ जिंदगी में भी लग जाता है, ठीक है। आगे सुनो मेरी बात। तो अगर सरफेस ने बॉडी को इधर ऑपोजिट ढकेला कि भैया आगे ना जाओ, ये आगे जाने की कोशिश कर रहा था, सरफेस ने बोला कि आगे ना जाओ, तो सरफेस के ऊपर क्या आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। और इसी रिएक्शन कह सकते हैं, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। इसी रेजिस्टेंस फोर्स को क्या बोलते हैं? इसी रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। और ये क्या होता है? ड्राई फ्रिक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ड्राई फ्रिक्शन होता है। अब मेरी बात सुनो, यही सेम कंसेप्ट क्या हम फ्लूइड पर अप्लाई कर सकते हैं? चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि कोई प्लेट है और इस प्लेट पर बेटा क्या है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है। चलो मान लेते हैं कोई एक प्लेट है और इस प्लेट पर बेटा क्या है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो बेटा हर एक फ्लूइड लेयर, अगर मैं मान लूं यहां पर बेटा एक फ्लूइड लेयर है, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक फ्लूइड लेयर बेटा मैंने ये हाईलाइट कर दी, ठीक है। और हम मान लेते हैं ये दूसरी फ्लूइड की लेयर है। दोनों क्या है? दोनों आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। दोनों क्या है? दोनों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। एक फ्लूइड लेयर दूसरे फ्लूइड लेयर के बीच में भी तो आपको यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक फ्लूइड लेयर बेटा और दूसरे फ्लूइड लेयर के बीच में भी तो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं विस्कस फोर्स। यहां पर क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? यहां पर रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। और यही कंसेप्ट अगर फ्लूइड में लगा दोगे तो क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स बोलेंगे। यहां जो ये कंसेप्ट आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है?
कोफिशिएंट की वजह से आ रहा है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यही तो बोलते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहां पर ये जो कंसेप्ट आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो यहां पर विस्कोसिटी पिक्चर में है, इस वजह से विस्कस फोर्सेस लगेंगे एक फ्लूइड लेयर और दूसरी फ्लूइड लेयर के बीच में। क्या मैम इसके ऊपर जो फ्लूइड लेयर होगी, ये लाल वाली फ्लूइड लेयर इसके हरे वाले के ऊपर वाली लेयर पर रेजिस्टेंस लगाएगी? नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे कि दो एडजेसेंट सरफेसेस पर फ्रिक्शन फोर्स आता है, उसी तरीके से दो लेयर पर विस्कस फोर्स आता है। जैसे कि दो सरफेस पर जब रफनेस होती है, खुरदरापन होता है, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तब फ्रिक्शन फोर्स आता है। तो यहां पर जब फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी तब विस्कस फोर्स आएगा। कितने लोगों को समझ आई? कितने लोगों को समझ आई? और यही यहां पर देखो, ये मोशन में क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। मोशन की रुकावट क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। यहां पर भी मोशन की रुकावट क्या है, विस्कस फोर्स है। और ये विस्कस फोर्स विस्कोसिटी की वजह से पिक्चर में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं विस्कोसिटी कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस टू फ्लो है। रेजिस्टेंस टू फ्लो या रेजिस्टेंस टू डीफॉर्मेशन है कि नहीं है भैया? बहुत ही आसान है। जो डीफॉर्मेशन हो रहा है फ्लूइड का या जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उसमें आने वाली रुकावट को विस्कोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये चीज समझ आई कि जब भी कभी फ्लूइड लेयर के बीच में विस्कस फोर्सेस होंगे तो आप मुझे बताओ फ्लूइड विस्कस होगा कि नहीं होगा? वन मोर टाइम, हाँ बिल्कुल वन मोर टाइम, एक बार और समझाते हैं। दो बॉडी है, एक बॉडी आगे मूव कर रही है, तो ये नीचे वाली बॉडी क्या करेगी? अगर खुरदरापन होगा, आप ही सोचो ना, अपने घर में कई बार बड़े बड़े डब्बे होते हैं, ऐसे धक्का मार के आगे लेके जाते हैं, एफर्ट डालते हो कि नहीं डालते हो? क्यों? क्योंकि जो सरफेस है उसकी वजह से उस पर क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है कि नहीं है? तो यहां पर भी रेजिस्टेंस है। जैसे कि सॉलिड बॉडी पर फ्रिक्शन आता है, उसी तरीके से एडजेसेंट फ्लूइड लेयर के बीच में विस्कस फोर्सेस पैदा होते हैं। तो विस्कस फोर्सेस क्या है? रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं बेटा ये, ठीक है ना। विस्कस फोर्सेस क्या है? रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं। ये पिक्चर में कब आएंगे? जब फ्लूइड फ्लो होगा। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, अगर यहां पर ये बॉडी ऐसे ही, सॉलिड बॉडी ऐसी बैठी रहे, इस पर कोई फोर्स ना लगाएं, तो आप मुझे बताओ क्या यहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स आएगा? बिल्कुल इफेक्ट होगी। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इफेक्ट हो रही है, तभी तो वेलोसिटी प्रोफाइल मिल रही है नेहा जी, तभी तो वेलोसिटी प्रोफाइल मिल रही है। सारे पूरे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, अभी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। नहीं आएगा ना। अगर यहां पर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कहीं अंदर ही छुपा बैठा होगा। तो हमको ये पता चलता है कि फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में तभी आता है जब बॉडी क्या हो बेटा, बॉडी मोशन करे। बॉडी क्या करे? मोशन करे। इसी तरीके से फ्लूइड में सोच के देखो, अगर रुका हुआ फ्लूइड है तो क्या विस्कस फोर्सेस पिक्चर में आएंगे? ये वही विस्कस फोर्सेस हैं जो कल डिस्कस करे थे, ये वही टाउ है जो कल डिस्कस करा था ना, टाउ शियर। तो देखो ना, सरफेस के अलोंग लग रहा है, यही टाउ क्या है? यही टाउ विस्कस फोर्स है, कुछ नहीं है ये टाउ, यही विस्कस फोर्स है। कल हमने इसको शियर फोर्स बोला था, शियर फोर्स से आने वाली स्ट्रेसेस को शियर स्ट्रेस बोला था। आज हम लोग बोल रहे हैं यही विस्कस फोर्सेस की वजह से शियर स्ट्रेस पिक्चर में आ रही हैं, यही स्ट्रेसेस पिक्चर में आ रही हैं, ठीक है। आगे सुनो मेरी बात, आगे सुनो मेरी बात। अब हमको एक चीज ये भी पता चल गई कि मैम फ्रिक्शन जैसे जब बॉडी मूव कर रही है तब आ रहा है, विस्कोसिटी भी पिक्चर में तभी आएगी जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। अगर फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है तो विस्कोसिटी की सिग्निफिकेंस नहीं होगी, विस्कोसिटी कहीं अंदर छुपी बैठी होगी, नहीं होगी कोई भी विस्कोसिटी, ठीक है।
सॉलिड टू लिक्विड में भी प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सॉलिड टू लिक्विड में भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये फ्लूइड बेटा यहां से फ्लो करके जाएगा तो इस सरफेस पर भी तो रेजिस्टेंस आएगा। ध्यान से देखो, मैं दिखा रही हूं आपको, यहां पर भी देख लो, ये फ्लूइड अगर इधर बढ़ रहा है तो सरफेस क्या करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पैदा करेगी, फ्लूइड को आगे बढ़ने नहीं देगी। तभी तो नो स्लिप कंडीशन मिली थी सरफेस के पास, तभी तो फ्लूइड रुक गया था, क्योंकि फ्लूइड इधर जाना चाह रहा था, सरफेस ने बैठा चुप बैठ यहीं पे, कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रोक दिया उसको, नो स्लिप कंडीशन बन गई। ठीक है, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, चाहे जितनी क्वांटिटी ले लो, हम तो फिर भी वही 2 लेयर पकड़ेंगे ना फ्लूइड की। यहां पर फर्क पड़ेगा विस्कोसिटी से। जैसे कि शहद की बात करें, ज्यादा विस्कोसिटी है तो उसको फ्लो होने में बहुत तकलीफ होगी। आप क्या करो, एक गिलास में शहद लो, एक गिलास में पानी लो, दोनों को फेंक दो जमीन में, कौन ज्यादा तेजी से आगे भागेगा बताओ? विस्कोसिटी 0 ले सकते हैं, मगर फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होगी नहीं। मगर हां, अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो विस्कोसिटी वहां पर होगी नहीं, और अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है तो 0 ले सकते हैं। आप मुझे बताओ, एक गिलास में शहद है, एक गिलास में पानी है, दोनों को आपने जमीन पर फेंक दिया, कौन ज्यादा तेजी से भागेगा? कौन ज्यादा तेजी से भागेगा? आप बोल रहे हो वाटर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली विस्कोसिटी कम है और शहद के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली विस्कोसिटी ज्यादा है, क्योंकि विस्कोसिटी है क्या? फ्लो में अड़चन। विस्कोसिटी क्या है? फ्लो में अड़चन। फ्लो में जो रुकावट है, मोशन में जो रुकावट है, वो विस्कोसिटी है। तो अगर कोई 2 फ्लूइड देख लेना, एक भग आगे भाग रहा है और दूसरा भाग नहीं पा रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि दूसरे वाले की विस्कोसिटी पहले वाले की विस्कोसिटी से ज्यादा है। ठीक है ना, दूसरे वाले की विस्कोसिटी पहले वाले की विस्कोसिटी से ज्यादा है। पानी की विस्कोसिटी कम है, इसका मतलब है पानी में विस्कोसिटी कम है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो इजी होगा। इसी वजह से फ्लूइड, अगर मैं पानी की बात करूं, वो ज्यादा तेजी से भाग रहा है और शहद नहीं भाग पा रहा। ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड होगा तो शेयर फोर्स होगा ही नहीं। कल संकेत डिस्कस करा था, टाउ 0 और सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस, जिसे हम प्रेशर फोर्सेस बोलते हैं, वही बचेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से विस्कोसिटी चेंज होगी, ये आगे बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए अर्चना, टेंशन मत लीजिए। कोहेसिव फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और जो विस्कोसिटी की वजह से आने वाले विस्कस फोर्सेस हैं वो एक्सटर्नली एक्ट कर रहे हैं, लेयर्स के बीच में लगने वाले हैं। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये भी बताएंगे अभी, डेंसिटी और विस्कोसिटी का भी पूरा रिलेशन बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है? इट इज अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब सब चुप बैठेंगे। इंटरनल रेजिस्टिंग, इट इज अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट बिटवीन 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब पता है क्या? अगल बगल। ठीक है ना, 2 एडजेसेंट फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स when it is in motion। ध्यान से समझो, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है जो 2 एडजेसेंट, 2 अगल बगल फ्लूइड पार्टिकल पे लगती है। कब? जब फ्लूइड मोशन करता है, जब फ्लूइड आपका क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखवा रही हूं, इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट। क्या बोला मैंने? अगर कोई भी फ्लूइड है वो रेस्ट पर है, देन विस्कोसिटी will not come into the picture, come into the picture। ये पिक्चर में नहीं आएगी। आ रही है ना बात समझ में? ये पिक्चर में नहीं आएगी, क्योंकि विस्कोसिटी
तभी पिक्चर में आती है जब फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा हो। ठीक है, अरे चुप रहो यार तुम लोग, आलोक चुप रहो। ठीक है, एकदम शांत रहिए, एकदम शांत रहिए, फालतू के सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी विस्कोसिटी खत्म नहीं कर दी है, ठीक है, जब ये खत्म हो जाए ना तब ये फालतू के सवाल पूछेगा। थोड़ा बहुत अज्ञानी हो, इधर उधर से कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, बस उसी के बल पर जो है फालतू के सवाल करते हो। ठीक है, एकदम अज्ञानी हो। अगर ज्ञान होता तो यहां नहीं बैठे होते, जेई बन गए होते। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को ही स्ट्रेस बोलते हैं। सही बात है, सही बात है। ठीक है, तो कोई सवाल ना पूछो फालतू के। मॉलिक्यूलर मोमेंटम, फलाना ढिमकाना, कोहेसिव, एडेसिव, सब आगे पिक्चर में आएगा। कंसेप्ट क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज होने के बाद ये सवाल आए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ आ गई। तो कई बार क्या करता है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सपोज कर लो कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। एक और कंटेनर बना लेते हैं, इस कंटेनर में भी क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। एक और कंटेनर बना लेते हैं, इस कंटेनर में भी क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर में भी सब फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी क्या है, फ्लूइड भरा। अभी जवाब देना मुझे। यहां पर जो है बेटा वेलोसिटी कंटेनर की 0 है। ठीक है, यहां पर क्या है, पूरा कंटेनर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। वेलोसिटी है मगर चेंज नहीं हो रही है। यहां पर भी कंटेनर आगे बढ़ रहा है मगर यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो आप मुझे बताओ कि अगर कंटेनर रुका हुआ है, अगर कंटेनर रुका हुआ है तो विस्कोसिटी कितनी होगी यहां पर, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। पहला केस जो मैंने बताया है, यहां पर विस्कोसिटी कितनी होगी, अगर कंटेनर रुका हुआ है तो विस्कोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, यहां पर लिख लो, चाहो तो लिख लो, चाहो तो लिख लो म्यू। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं म्यू की। म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा केस अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर मान लो मैंने 4-5 मॉलिक्यूल फ्लूइड के पकड़ लिए, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, पूरा कंटेनर एज अ रिजिड बॉडी आगे जा रहा है, तो सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल एक साथ एक वेलोसिटी से भागेंगे ना, तो यहां पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या विस्कोसिटी यहां पर दिखेगी आपको, नहीं दिखेगी। यहां पर भी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर मोशन है मगर पूरा फ्लूइड एज अ रिजिड बॉडी आगे बढ़ रहा है। ध्यान से समझो, अब जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो अलग बात है, तब आपको एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन मिलेगा। एक धीमे धीमे भाग रही है, उसके ऊपर वाली उससे तेज भाग रही है, मगर यहां पर तो एज अ रिजिड बॉडी है ना कंटेनर, तो फ्लूइड लेयर्स के बीच में कोई भी एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर भी 0 आएगा और यहां पर भी बेटा आपको सेम ही कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तब भी एज अ रिजिड बॉडी बेटा फ्लूइड जो है आपका आगे बढ़ रहा है, तो यहां पर भी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो तीनों ही केस में बेटा आपको विस्कोसिटी 0 देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो कई बार आपसे पूछ लेता है, विस्कोसिटी तो आप सभी लोगों ने पढ़ी है, ठीक है ना, बट कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि 0 विस्कोसिटी कौन से फ्लूइड की है या हाईएस्ट विस्कोसिटी कौन सा फ्लूइड देता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हीलियम है इसको हम लोग सुपर फ्लूइड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो जो हीलियम है उसकी विस्कोसिटी हम 0 कंसिडर करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हीलियम एक ऐसा सुपर फ्लूइड है जो 0 विस्कोसिटी को शो करता है। इसी के साथ अगर हम हाईएस्ट विस्कोसिटी की बात करें तो वो फ्लूइड है हमारा टार। आपने देखा होगा रोड पे हम लोग यूज भी करते हैं रोडे बनाने के लिए, तो टार की विस्कोसिटी बेटा हाईएस्ट होती है और हीलियम की विस्कोसिटी अप्रोक्सीमेटली 0 होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 2 स्पेशल फ्लूइड आप याद रखोगे, ये 2 स्पेशल फ्लूइड बेटा आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहां पर क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना, आगे बात करते हैं एक और बहुत ही
इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक आज नहीं करना चाहिए। छोटा सा पॉइंट है वो कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको लिखना चाहना तो लिख लेना, वैसे पूछा नहीं जाता है। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं H2O की विस्कोसिटी की बात करूं, ठीक है, या मैं एयर की विस्कोसिटी की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यही दो एक ऐसे फ्लूइड हैं जिनकी विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा याद रखना, वाटर की विस्कोसिटी 0.001 होती है, ठीक है, और एयर की विस्कोसिटी 18 इंटू 10 की पावर -6 आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, डेटा करेक्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर और वाटर की विस्कोसिटी में क्या रिलेशन है, मतलब मैं जानना चाहती हूं एयर और वाटर में क्या रिलेशन है, मतलब वाटर की विस्कोसिटी कितने गुना ज्यादा है एयर से। तो ध्यान से देखो, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसको जरा इससे डिवाइड करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो जरा, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा लिख के बताओ कितना आ रहा है। 0.001 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 की पावर -6। आज नहीं हो पाएगा, लॉ टाइम खत्म हो गया है, इसलिए कल, ठीक है, इसलिए कल पढ़ाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ कवर होगा। अभी इनिशियल शुरुआत है तो आप लोग ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर भी रहे हो। यूनिट होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है, अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। बेटा अपने फैकल्टी पर अगर आप भरोसा नहीं रखोगे ना, यकीन नहीं रखोगे, तो आप नहीं सीख पाओगे कोई भी चीज़। 55.55, ठीक है भैया, 55.55। तो बेटा यहां से हमें पता है क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डब्बा बना रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डब्बा बना रहे हैं कि ये जो एयर की विस्कोसिटी होती है, नॉट एयर, वाटर की बेटा जो विस्कोसिटी होती है, वाटर की जो विस्कोसिटी होती है, ये कितने गुना ज्यादा होती है एयर की विस्कोसिटी से, ये 55.55 गुना ज्यादा होती है एयर की विस्कोसिटी से। आप देख सकते हो वाटर की विस्कोसिटी ये है, एयर की विस्कोसिटी ये है, और दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आपको मिली है वो ये मिल रही है 55.55। जो वाटर की डेंसिटी होगी वो 55 गुना, अप्रोक्सीमेटली 55 गुना ज्यादा होगी एयर की विस्कोसिटी से। वही पूछा, ठीक है। तो कल का बता देते हैं, देखो अभी सिर्फ हमने विस्कोसिटी डिस्कस करा है, अभी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए। इसके साथ हम न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी ऐड करेंगे, फिर विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डेंसिटी और विस्कोसिटी में क्या कोई रिलेशन है, अगर है तो क्या है, ये सारी बातें आपकी कल डिस्कस होंगी, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है ना। ये सिर्फ बेटा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और ये पिक्चर की कहानी जो है कल खत्म होगी। तो अभी मुझे बता दो फटाफट, ठीक है, अभी तो आप लोग सीख चुके हो। ए ऑप्शन क्या होगा, 100% समझ आ गया। बी ऑप्शन क्या है, ठीक ठीक समझ आ गया। सी ऑप्शन बिल्कुल समझ नहीं आया। और डी ऑप्शन क्या है, कल से क्लास लेने मैम मत आना, ठीक है। चलो पार्टिसिपेट कर दो। डीपीपी आपको मिलेगी, बट डीपीपी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो डीपीपी में क्वेश्चन हैं बट आज की क्लास में कवर नहीं हुए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मजा आई सभी लोगों को। थोड़ा सा मैं डांट देती हूँ, उससे बुरा कोई नहीं मानेगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्यार भी बहुत ज्यादा करती हूँ अपने बच्चों को। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो भाई पार्टिसिपेट कर लो फटाफट, फिर क्लोज करेंगे। जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। अब मिलूंगी मैं आपसे कल 5 बजे, और कल हमारा जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू, गुड बाय।